हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी जोरों से कर रहे होंगे। तो हम लोग लेकर आ गए हैं 10 CRS टेक पर साइंस का अगला लेक्चर, जिसमें हम 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं। जिसका पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम में दाएं हाथ का अंगूठा किसकी दिशा निर्दिष्ट करता है? यह फ्लेमिंग के बाम हस्त के नियम से किस प्रकार भिन्न है? तो पहले हम ये जान लेते हैं दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या होता है। तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम इस प्रकार होता है, जैसे हमारे पास ये कोई पेचकस है। क्या है ये? पेचकस है। ये जो मार्कर है, अगर हम इसको पेचकस मान लें तो ये क्या है? एक पेचकस है। और रेड वाला जो कलर दिखाई दे रहा है, तुम्हें कैप दिखाई दे रहा है ऊपर का, ये पेचकस का टेल वाला हिस्सा है। और ये हेड है। हेड कौन सा हिस्सा होता है? जिधर से हम हाथ से पकड़ते हैं। तो ये कौन सा हिस्सा है? जिधर पेचकस की नॉब होती है। तो जब हम इसको कसते हैं या टाइट करते हैं पेचकस को, तो पेचकस कैसे जाता है? किसी भी चीज के अंदर जाता है। और उंगलियां कैसे घूम रही होती हैं? उंगलियां इस टाइप से घूम रही होती हैं। किस टाइप से? जैसे तुम्हें दिखाई दे रही होंगी, तो इस टाइप से। और इधर भी देख सकते हो, जैसे हम इसको अंदर कर रहे हैं, ऐसे टाइट किए जा रहे हैं, टाइट किए जा रहे हैं, तो पेचकस या पेच कैसे जाएगा? अंदर की ओर जाएगा। तो पेच जाएगा तुम्हारा अंदर की ओर। और ये उंगलियां कैसे जा रही हैं? हमारी उंगलियां जा रही हैं आगे की ओर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ऐसे इसको हम प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है? अंगूठा किसकी दिशा बताता है? यहाँ धारा की दिशा बताता है। किसकी दिशा बताता है? धारा की दिशा बताता है। तो धारा की दिशा अंदर की ओर हम कैसे लेते हैं? क्रॉस से लेते हैं। और जब कोई पेच अंदर की तरफ जाता है तो उंगली कैसे चलती है उस पर? उंगली चलती है हमारी क्लॉकवाइज दिशा में। कौन सी दिशा में? घड़ी की दिशा में, ऐसे करके। तो ये क्या बताती हैं उंगलियां? हमारी उंगलियां बताती हैं हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। किसकी दिशा बताती हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती हैं। तो इस केस में कैसी हो गई? हमारा धारा अंदर की तरफ जा रही है। तो अंगूठा क्या बताता है हमारा? अंगूठा बताता है हमारा धारा की दिशा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है हमारा? अंगूठा बताता है धारा की दिशा। तो पेच अंदर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा बन रहा है? क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। और जब पेच अंदर आता है, सॉरी बाहर निकलता है, तो उसको हम कैसे बताते हैं? उसको बताते हैं हम डॉट से। तो मान लो ये बाहर आ रहा है, तो जब ये बाहर आएगा तो हमें उंगलियां कैसे करनी पड़ेंगी? अपनी ओर। किधर हो रही है? मेरी ओर हो रही है उंगलियां। और जब मैं अंदर कर रहा था तो उंगली किधर जा रही थी? मेरे से दूर जा रही थी। तो इस केस में क्या होगा? ऐसे करोगे, उंगलियां मेरी तरफ आ रही हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा तुम्हारा इस टाइप से चित्र बन जाएगा। तो ये क्या बता रहा है हमारा? चुंबकीय क्षेत्र एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी की विपरीत दिशा में। कब? जब हमारी धारा बाहर आ रही है। बाहर किससे? इस प्लेन से या बोर्ड से बाहर आ रही है। या तुम लोग कॉपी पर पढ़ रहे होगे तो कॉपी से बाहर आ रही होगी। तो धारा किसकी दिशा बताती है हमारी? अंगूठा किसकी दिशा बताता है? धारा की दिशा बताता है। और उंगलियां किसकी दिशा बताती हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती हैं। यदि किसी केस में हमारे पास जो तार दिया हुआ है वो सीधा ना होकर कैसा हो? सर्कुलर हो। कैसा हो? एक रिंग टाइप से हो। मान लो इसमें क्या माना हमने? तार सीधा है। हमने मान लिया तार है एक राउंड, और ऐसे तार में धारा बह रही है। तो इस केस में जो धारा है वो कौन बताएगा? उंगलियां बताएंगी। और चुंबकीय क्षेत्र कौन बताएगा? अंगूठा बताएगा। जिधर अंगूठा उधर चुंबकीय क्षेत्र। तो ये अपोजिट हो जाता है। लेकिन ये नियम दाएं हाथ का जो अंगूठे का नियम है वो अंगूठा उसमें धारा ही बताती है। ठीक है। लेकिन हम निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास कोई वक्राकार तार हो तो उसकी भी हम क्या निकाल सकते हैं? चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं। ठीक है। तो आगे आगे क्या था इसमें? यह फ्लेमिंग के बाम हस्त के नियम से किस प्रकार भिन्न है? तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या कहता है भाई? तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कैसे बनाएं? उंगलियां बना लेते हैं, चलो चित्र से बताते हैं आपको। ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है मेरी, लेकिन आपको सही लग रहा होगा। ये अंगूठा हो गया हमारा, ये हमारी मध्यमा उंगली हो गई। अब 5 हुई, पहले ज्यादा हो रही थी। तो इसी वाली उंगली से क्या होगा? हमारा हाथ हो गया।
तो ये वाली अंगूठा क्या बताता है हमारा, ये उंगली क्या बताती है और ये उंगली क्या बताती है। तो बाएं हस्त के नियम में ये वाली उंगली क्या बताती है, धारा की दिशा बताती है। ये हमारी क्या बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। और अंगूठा क्या बताता है, बल की दिशा बताता है। तो ये क्या बताती है, हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, ये धारा की दिशा बताती है। और ये क्या बताता है, तुम्हारा फोर्स किधर लग रहा है, बल किधर लग रहा है, उसकी दिशा बताता है। तो अंगूठा किसकी दिशा बताता है, हमारा बल की दिशा बताता है। तो फ्लेमिंग का जो नियम है बाएं हाथ का, वो हमें साफ साफ बता रहा है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम में अंगूठा धारा की दिशा बताता है, जबकि बाएं हाथ के नियम में अंगूठा किसकी दिशा बताता है, हमारा बल की दिशा बताता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम आज के क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो इतना बड़ा क्वेश्चन देखकर आप लोग घबरा मत जाना, पेपर में बहुत आसान क्वेश्चन है ये, और ये अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन बताया था उसी पर आधारित है। तो पेपर में प्रेशर नहीं लेना है इतना बड़ा क्वेश्चन देखकर, बस ध्यान से पढ़ना है और उसका सॉल्यूशन, और जितने भी बड़े क्वेश्चन लिखे रहते हैं उनका आंसर बहुत ईजी होता है, इस चीज का ध्यान रखना। तो पढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन को। किसी क्षैतिज शक्ति संचरण लाइन में पूर्व से पश्चिम की ओर धारा प्रवाहित हो रही है, इसके ठीक नीचे किसी बिंदु पर तथा इसके ठीक ऊपर के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ये ज्ञात करना है। बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, जब भी हम किसी प्लेन कागज पर या बोर्ड पर दिशाएं ज्ञात करते हैं तो हमारे पास ऊपर क्या होता है, हमेशा नॉर्थ होता है, और नीचे क्या होता है, साउथ होगा, नॉर्थ का उल्टा। और इधर क्या होता है हमारा, इधर ईस्ट होता है यानी कि पूर्व होता है, और इधर क्या होता है, वेस्ट यानी कि पश्चिम होता है। तो हमसे बोला क्या है कि जो एक तार है जिसमें बिजली बह रही है या विद्युत बह रही है, वो किधर से किधर बह रही है, पूरब से पश्चिम की ओर बह रही है। तो चित्र के हिसाब से हम बना लेते हैं, पूरब इधर है, पूरब किधर है, जैसे मैं अब इधर ऐसे खड़ा हूं तुम्हारी तरफ मुंह करके, तो मेरे बाएं तरफ क्या होगा, पूरब होगा, और मेरे बाएं से दाएं क्या जा रही है, धारा जा रही है। अब मैं बोर्ड की तरफ मुंह करके खड़ा हूं तो मेरे राइट तरफ क्या है, पूरब है, और मेरे लेफ्ट तरफ क्या है, पश्चिम है। तो धारा किधर से किधर आ रही है, पूरब से पश्चिम की ओर आ रही है। तो हमने क्या किया, एक तार बना लिया, नाम भी दे देते हैं इसको, ए बी नाम दे दिया। और इसमें धारा कैसे प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है बी से ए की ओर। किधर प्रवाहित हो रही है, बी से ए की ओर प्रवाहित हो रही है। और अभी हमने क्या देखा था, दाएं हाथ का अंगूठे का नियम देखा था। वो क्या बता रहा था हमें कि अगर हम अंगूठे को धारा की दिशा की ओर करें और अपनी उंगलियों को मोड़ दें तो वो क्या बताता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता देता है। तो मान लें हम कि एक पॉइंट ऊपर है, इसका नाम चलो एक दे देते हैं, एक पॉइंट जैसे इसके नीचे है जिसका नाम हमने क्या दे दिया, 2 दे दिया। केवल मैंने अभी ये दिखाए हैं। तो इस केस में जब मेरे पास ऐसे देखो, ये वाला हिस्सा क्या बताता है, मैंने अभी बताया था कि धारा की दिशा बता रहा है, ये ऐसे रखा है। तो जब मैं इस पे अंगूठा ऐसे चलाऊंगा इसको, पेचकस को, तो किधर जाएगा, पेचकस इधर जाने वाला होगा, मेरी तरफ आने वाला होगा। और मेरी उंगलियां ऊपर से किधर जा रही हैं, अंदर की ओर जा रही हैं, ऊपर से किधर जा रही हैं, अंदर की ओर। और अंदर वाला चिन्ह हमने क्या बताया था, क्रॉस बताया था, याद है ना, अभी पिछले ही क्वेश्चन में बताया था कि अंदर वाला चिन्ह कैसा होता है, क्रॉस होता है। और देखो अब उंगलियां नीचे से कैसी आ रही हैं, नीचे से बाहर आ रही हैं, तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, देखो ऊपर से अंदर और नीचे से बाहर आ रही हैं। तो इस प्रकार बाहर वाले को हम कैसा लिखते थे, ऐसे लिखते थे। तो इसका आंसर किस प्रकार से लिखोगे, इस चीज को तुम अपनी कॉपी पर लिख सकते हो। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, इसका आंसर देंगे कि इसके ठीक नीचे के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज या बोर्ड के तल के अंदर की ओर होगी तथा, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, फिर से सुन लेते हैं, इसके ठीक नीचे के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बोर्ड या कागज तल से बाहर की ओर होगी। किधर है, बाहर की तरफ आ रही है, तो ये दिशा क्या बता रही है, चुंबकीय क्षेत्र की बाहर की ओर। तो नीचे वाले बिंदु पर किधर है, बाहर की ओर, और ऊपर वाले बिंदु पर किधर है, अंदर की ओर। किधर है, अंदर की ओर। तो आंसर हम कैसे लिखेंगे वो मैं अभी बता चुका हूं, एक का किसका बताया था मैंने, ठीक ऊपर वाले का बताया था, नहीं ठीक नीचे वाले का बताया था। तो ठीक नीचे वाले का किधर है, बाहर की ओर है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ठीक ऊपर वाले की किधर है, अंदर की ओर है। तो उसका आंसर कैसे लिखोगे, इसके ठीक ऊपर के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होगी।
और नंबर अच्छे लाने के लिए ये चित्र भी बना सकते हो। तो चलिए चलते हैं हम आज के तीसरे क्वेश्चन पर, जो कि आपके लेटेस्ट सिलेबस को देखकर बनाया गया है। आपके लेटेस्ट सिलेबस में 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, विकल्पीय आने वाले हैं, बहुविकल्पीय। तो इसीलिए हमने हर क्वेश्चन सीरीज में या हर लेक्चर में हमने क्या दिया है आपको, कुछ क्वेश्चन बहुविकल्पीय भी दिए हैं। तो उसी तरीके से हमने इस लेक्चर में भी एक बहुविकल्पीय डाला है, जो इस प्रकार है। क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। तो पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं, ओवरव्यू लेते हैं, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। तो वास्तविक रूप से चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में से या किसी वस्तु में से चुंबकीय बल रेखाओं की गुजरने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं हम? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई चुंबक थी, उससे क्या निकली? उससे निकले हमारे पास बहुत सारी बल रेखाएं निकली, ऐसे निकल रही हैं मान लो। और यहां हमने क्या किया? एक वस्तु रख दी। क्या रख दी? एक वस्तु रख दी। तो इससे जो पास होंगी चुंबकीय बल रेखाएं, ये किस में काउंट होंगी? ये काउंट हो जाएंगी तुम्हारी चुंबकीय फ्लक्स में, और बाकी चुंबकीय फ्लक्स में काउंट नहीं होंगी। तो अगर चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा आएगी तो बता सकते हो किसी भी वस्तु से गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है वेबर। इसका सिंबल कैसे बनाते हैं हम? इसका सिंबल होता है हमारा ये W कैपिटल और B स्मॉल करके बनाते हैं। तो चलिए चलते हैं हम आज के क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो इस प्रकार है। एक विद्युत चालक में 10 एम्पीयर की धारा बह रही है, उसमें प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। तो हमारे पास क्या है? मान लो हमारे पास एक चालक है, इसमें क्या हो रहा है? धारा बह रही है। कैसे बह रही है? ऐसे बह रही है। कितनी बह रही है? 10 एम्पीयर की धारा बह रही है। कितना मान है उसका? 10 एम्पीयर। तो उसमें प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, वो हमें पता करना है। तो क्या होता है? किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉन उसकी सतह पर उपस्थित रहते हैं। जैसे ही हम विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, धारा या इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह चलने लगते हैं। और इलेक्ट्रॉनों के चलने को या आवेशों के प्रवाह को ही क्या कहते हैं? प्रवाह की दर को क्या कहते हैं हम कहते हैं विद्युत धारा। तो यहां से हमें क्या दे रखा है वो लिखते हैं और सॉल्यूशन करते हैं। तो हमें दे रखा है भाई आई क्या होती है? विद्युत धारा। मात्रक क्या होता है? एम्पियर। कितना दे रखा है? 10 एम्पियर। दूसरी चीज क्या दे रखी है हमें? टाइम दे रखा है। कितना? 1 सेकंड। 1 सेकंड, क्योंकि क्या दिया है? प्रति सेकंड। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हमने इलेक्ट्रॉन की संख्या को किससे प्रदर्शित कर दिया? मान लो हमने प्रदर्शित कर दिया n से। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है Q = NE। क्या फॉर्मूला होता है? Q = NE। यहां Q क्या है? आवेश। क्या है? आवेश है। और N क्या है हमारे पास? N हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और E क्या है? E है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। और Q का क्या था? कुल इलेक्ट्रॉन या जो भी आवेश है उनका मान। तो ये एक फॉर्मूला है हमारे पास। एक और फॉर्मूला होता है Q = IT, जिससे हम क्या निकालते हैं? इसी फॉर्मूले से हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, या इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? I = Q/T। यही होता है हमारा आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा। आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा। तो हमें इसमें से अगर Q निकाल लें, और E तो हमें सबको पता होना चाहिए, E कितना होता है? यानी एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चों? कूलाम होता है, जो हमने लिख लिया। तो अब हमें क्या n ज्ञात करना है, E हमें पता है, लेकिन अभी हमें Q की वैल्यू नहीं पता है। तो Q की वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे? Q = IT से हम Q की वैल्यू निकाल लेंगे। तो Q बराबर क्या लिखोगे? Q = I कितना है? 10 × 1। तो हम कूलाम को क्या बोलते हैं? एम्पियर सेकंड को ही क्या बोला जाता है? कूलाम बोला जाता है। एम्पियर सेकंड को ही क्या बोला जाता है? कूलाम। और हमारे पास Q कितना आ जाएगा भाई? Q आ गया हमारा 10। कितना आ गया? 10 कूलाम। अब Q दे रखा है हमें, E दे रखी है हमें। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है? अब हमें ज्ञात करना है, ये तो हमारा फॉर्मूला था जो
एक डब्बे में बंद कर लिया हमने। अब हमें ज्ञात करना है n, तो यहां से n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा q अपॉन e। क्या आ गया, q अपॉन e। तो q कितना है हमारे पास 10 और e कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो लिख लो भाई, q की जगह लिखोगे 10 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब क्या करोगे, माइनस 19 ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो 10 इंटू 10 टू द पावर 19 अपॉन 1.6। 1.6 से इस पॉइंट को हटाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हो हम, 100 इंटू 10 टू द पावर 19 अपॉन 16। अब 100 में 16 से भाग दोगे, 100 में कितने से भाग दोगे, 16 से। तो 16 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, देख लेते हैं। 16 छिक्के 96, तो 6 कितना बचा, 4 बचा। 4 में 16 से डायरेक्ट भाग तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ जाएगी। तो 16 दूनी 32, 8 बचे, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ जाएगी, 8 और 0 80, तो 16 पंजे 80। तो ये कितना हो गया, 6.25 इंटू 10 की पावर 19। तो यही हमारे सवाल का आंसर है। तो हम बता सकते हैं कि 10 एम्पीयर की धारा अगर प्रति सेकंड बह रही है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 6.25 इंटू 10 टू द पावर 19। तो चलिए चलते हैं हम आज के आखिरी क्वेश्चन पर, जो इस प्रकार है, जो दो परिभाषा दे रखी हैं। एक परिभाषा है वैद्युत विभव की परिभाषा, दूसरी है वैद्युत विभवांतर की परिभाषा। दोनों की परिभाषा देनी है। तो होता क्या है, इनका मात्रक भी बताना है साथ में। तो वैद्युत विभव की परिभाषा क्या होती है, यदि हम किसी एक कूलाम आवेश को, कितने को, एक कूलाम आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में लेकर आए तो उस आवेश पर किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। चाहो तो अपनी कॉपी पर लिख सकते हो, मैं बोलता हूं फिर से, किसी एक कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है तुम्हारा वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट होता है। और फॉर्मूला कैसे होता है इसका, फॉर्मूला होता है हमारा V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। क्या होता है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। मात्रक क्या होता है इसका, मात्रक होता है तुम्हारा वोल्ट। क्या मात्रक होता है इसका, वोल्ट होता है। तो यहां पर देख के तुम्हें समझ आ रहा है, अगर Q की जगह 1 रख दें तो W किसके बराबर हो जाएगा, V के बराबर हो जाएगा। W क्या है, कार्य है। तो इसका दूसरा मात्रक क्या बता सकते हो तुम, जूल प्रति कूलाम। क्या बता सकते हो, जूल प्रति कूलाम। दूसरा मात्रक क्या हो सकता है इसका, जूल प्रति कूलाम। तो ये वैद्युत विभव की परिभाषा थी। वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर में जनरली कोई अंतर नहीं होता है। क्या अंतर होता है इसमें, इसमें अंतर होता है हमारा, जो हम विभव या जो हम आवेश लेकर आ रहे थे वो अनंत से न लाकर कहां से लाते हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाते हैं, वो भी किसमें, वैद्युत क्षेत्र के अंदर। तो इसकी परिभाषा भी लिख लो आप लोग अपनी कॉपी पर। तो बोलते हैं हम इसकी परिभाषा, किसी एक कूलाम आवेश को किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक वैद्युत क्षेत्र में, फिर से रिपीट करते हैं, एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक वैद्युत क्षेत्र में लाने और ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। इसे हम डेल बी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल बी से प्रदर्शित करते हैं। और ये डेल बी क्या होता है, मान लो हमारे पास एक विभव था V2, एक विभव है V1, तो ये क्या हो गया हमारा W अपॉन Q। क्या हो गया, W अपॉन Q। इसका मात्रक भी क्या होता है हमारा, इसका मात्रक भी होता है हमारा वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट होता है। तो इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.